हाय एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं एक गहरा कुआं हूँ इस ज़मीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियाँ के लिए ही कि उनकी प्यास बुझाता रहूँ और अपनी बेपनाही रहमत उसी तरह जरे जरे पर बरसती है जिसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी। ज़ैनुल आबदीन और आसी अम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेच करके अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश सिर्फ सुब्रमण्यम अय्यर और आनादोरायण सुब्रमण्यम ने की थी। उस विद्यार्थी की कहानी जिससे पेंडुलम मास्टर ने तालीम दी थी। एमजी के मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियरिंग की पहचान दी। जो नाकामयाबों और मुश्किलों में पल करके साइंसनाद बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं है मेरा, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। मेरे परदादा अबरुल और मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुलाब्दीन का ख़ानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत का भी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि वो अमर है, लावण्य है। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुलाब्दीन के पास तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास में, एक हौसला था। और मेरी माँ जैसे मददगार थी, आसी अम्मा, और उनकी कई औलादों में एक मैं भी था। बुलंद कामीन माँ बाप का एक छोटा सा कद वाला, मामूली शक्ल सूरत वाला लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 20वीं सदी में बना था। काफ़ी बड़ा और वसील मकान, पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर ज़रूरियत की तमाम चीज़ें मुयस्सर थी। सच तो ये है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, दिमागी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियलिस्टिक और इमोशनलिस्टिक। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की ही थी, फिर भी काफ़ी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित बख्शी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। अपने बचपन की आँखी हुई यादों में एक याद ये भी था कि अपने अपने रियावतों लिबासों में बैठे हुए वे दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तालीम की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था कि जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। तो मैंने हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा की वसूलों पे चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक अल्लाह ताला एक महान शक्ति, जो हमें मुसीबत, मायूसी और बेरुखी से निकाल करके सच्चाई की तरफ दौड़ाती है। तो मैं करीब 6 वर्ष का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया था, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषपुरी का दौरा करा सके, ले जाए और वापस ले आए। और वो उस टाइम पे लकड़ियाँ बिछा करके अपना काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ में अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरे आपा के साथ में हुआ।
अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती, हमारी फ्रेंडशिप आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकल करके हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिरधाम उतनी ही श्रद्धा से हम परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए लोग करते थे। जलालुद्दीन ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे उस टाइम पे, उनके घर की हालत की वजह से। लेकिन मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स थे जो पढ़ना लिखना साइन करना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम या आफ्ताब पढ़े लिखे लोगों के बारे में ही बात करता था। साइंस की इजाद, मेडिसिन्स और उस वक्त के लिटरेचर की जिक्र किया करता। एक और शख्स जिस पे बचपन में मुझे बहुत मुतासिर किया था, वो मेरा कज़न था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। और उसके पास रामेश्वर के अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही संभाल लिया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी एक अहम आलमगीर जंग स्टार्ट हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उस वक्त में मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को ऐतिहासिक फौज के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी जैसे हालत पैदा हो गई थी उस टाइम पे। सिर्फ पहली दुर्घटना सबसे पहली ये थी कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया था और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वर के धनुषकोटी के बीच में गुजरने वाली सड़क पर चलते ट्रेन से फेंक दी जाती थी। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा करके वो मौका जमा कर सके और उन पर पहुंचा सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरे पहली आमदनी की वजह बनी। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालत से ज़रूर बसरमान होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी होते हैं। उसी तरह उसकी तबीयत होती है। मुझे तैयारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिली थी और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन शमसुद्दीन की वजह से ये जो असर मुझ पर पड़ा, उसमें सिर्फ मेरा बचपन ही मजहब अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा ज़िंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग ख़त्म हो गई और हिंदुस्तान की आज़ादी बिल्कुल यकीन हो गई कि मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाहिए। उस टाइम पे मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाकर के पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे स्वर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। ना जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास ही नहीं आ रहा था, पसंद ही नहीं आ रहा था। रामनाथपुरम बड़ा मशहूर शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी वहाँ पर, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं और नहीं फील हुआ मुझे। और घर मुझे बहुत याद आता था। मैं घर लौटने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। स्वर्ट्स हाई स्कूल में दाखिले के बाद में एक 15 साल की लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे थे। मेरे टीचर्स अन्ना दोराई सोलेमान बेहतरीन रहबर थे। तो गाइड उस नौजवान के लिए जिनके सामने ज़िंदगी के बेशुमार मुमकिनात खुलने वाले थे। रामनाथपुरम के उस अरसा एक कायम में उनसे मेरा रिश्ता उत्सन सारदी या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अन्ना दोराई कहा करते थे, ज़िंदगी कामयाब होने और नतीजा पाने के लिए 3 चीज़ों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अन्ना दोराई जो बाद में रेवरेट हो गए थे, कहा करते थे, इससे पहले मैं चाहूँ कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा ही होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मिसाल दूँ तो मुझे बचपन से ही आसमान की इसरार और परिंदों की परवाज़ हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समुंदर में कूंजों और बगुलों को ऊँची उड़ाने लगा देखता था तो उड़ने के लिए जो चाहता था मैं भी वही सोचता था। मैं एक सादा सा गांव का लड़का था, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उन कुंजों की तरह बुलंदी पर पहुंचूंगा। और हकीकत में ये रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। तो
स्वर्ड स्कूल में तालीम हासिल करते करते मेरे अंदर खुद एतमाद बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं ज़रूर कामयाबी हासिल करूँगा। मैं तालीम आगे जारी रखूँगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में दाखिल हुआ। जब बीएसडी डिग्री करने के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया तो हायर एजुकेशन में के मायने से इतने ही जानता था कि ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है। ना ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या हासिल हो सकता है। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों कुछ लोग एक ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा और मुनक्कर कर देता है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एकदम विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह से MIT यानी कि मद्रास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया मैं, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा पड़ा। कम से कम 1000 रुपये की ज़रूरत थी और जब मेरे अब्बा के पास उतने पैसे नहीं थे। उस वक्त मेरी आपा जो कि कम से कम 1000 रुपये की ज़रूरत थी और मेरे अम्मा के पास में उतने पैसे नहीं थे। उस वक्त मेरी आपा जोरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेच करके मेरी फीस का इंतज़ाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देख करके मैं असीज गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। MIT में सबसे ज़्यादा मज़ा आया वहाँ 2 हवाई जहाज़ देख करके जो उड़ान के लिए रेडी था। मुझे उनके तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे मैं कई घंटे उनके पास में बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपनी ज़्यादा खुसूसी में यानी अपनी स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था तो मैंने फ़ौरन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया। MIT के तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया, बहुत मुदस्सर किया। प्रोफेसर KAB पंडाली और प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनेमिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला से पहले उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल कीमो-जमात के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रमजान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है। मेरे एटीट्यूड और एस्पिरेशन को कितनी इंटेंसिटी है मेरे एटीट्यूड में, इंस्पिरेशन में। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जब वो अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करे तो ये देखे कि उनमें कितना शौक़ है उस चीज़ को लेकर के, कितना उत्साह है और लगन है और उस शौक़ में जाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए। प्रोफेसर KAB मेलेडीन ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन सिखाया और उसका तंजिया भी, विश्लेषण एनालिसिस भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नज़रिया लेकर के आते थे। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे। वो एरोडायनामिक्स के थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर के मुझे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छे लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बतौर ट्रेनिंग दाखिला किया था। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बन करके निकला तो ज़िंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए थे। दोनों मेरी परवाज़ के देरीन ख्वाब को पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्रेट ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी थी और बैक दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया था। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा हुआ मैं उस देश की सरजमीन को पांव तले से बेहतर उठते देख रहा था।
हैरान था कि उत्तर के सफ़र करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहाँ से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में 9वें नंबर पर आया मैं। मेरा दिल बैठ गया। बहुत मायूस हुआ मैं उस टाइम पे और कई दिन तक अफसोस मनाते रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया है। मैं ऋषिकेश चला गया वो एग्जामिनेशन देने के बाद में। फिर दिल पे ये बोझ लेकर के कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी में शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध जैसे लगते थे। सफ़ेद दूधिया धोती और पाँव में लकड़ी की खड़क। उनकी बच्चों सी मासूमी मुस्कान और सादा दिल देख करके बहुत प्रभावित हुआ मैंने बताया उन्हें कि कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी सदी ख्वाहिश थी आसमान में उड़ने की, परवाज़ करने की। वो मुस्कुरा दिए मेरी इन बातों को सुन करके और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकलती है तो वो पवित्र होती है और उसमें शिद्दत होती है, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकत होती है, एक ताकत होती है। दिमाग जब सुनता है तो वो एनर्जी रात के ख्वाबों में सोते टाइम भी ख्वाबों से निकल कर आती है और बेशुमार सुबह कायनात कमांड और सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेट करके दिमाग में वापस लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसे सृष्टि अवश्य है। वो तकलीफ होगा, लेकिन तुम विश्वास करो कि इस असली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट गया उनसे मिलने के बाद। डिफेंस में अपने इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर पर दिया गया। 250 रुपये में महीने तनख्वाह पर 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डिफेंस में ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहाँ पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरी के पोस्टिंग का पहला साल वहाँ गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब सी तरीका है, अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसीलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीब और जख्मी खाए हैं और उन्हें अपने तालीम में जगह भी दे दी थी। अलग अलग हुक्मरानों के मुखतर करते करते हम अपने नसीर, हम अपनी अफ्ताई खो चुके बैठे हैं। बल्कि हमने एक और किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में तहमदिल भी है और बेरहम भी, और खुश मिजाज भी है और बेहिस्क भी। जितने गहरे हैं उतने ही सत्य हैं। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग मकरूर नज़र आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने गुमरानों की एक बेढंग नकल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाले तनख्वाह को देखा और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहने हुए साहिबों की कमी ही नहीं थी वहाँ पे। बेंगलोर में रह करके मैं रामेश्वरम की सुकून और गहरी शांत वातावरण के लिए तरसने लगा था। पहले साल तो ADE में कोई ज़्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई गई थी कि 3 साल में एक स्वदेशी आर्टक्राफ्ट तैयार करे और वो वक्त से पहले ही रेडी हो गया था। नंदी उसका नाम रखा गया था, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिज़ाइन हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सी के वजह से सारा प्रोजेक्ट बलाए ताक बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MG की मेहनत, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक दिन अचानक ही हमारे जांच पड़ताल के लिए आ पहुँचे। नंदी का जिक्र निकला। उससे मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ते बाद की बात है।
मुझे इन पर्सन में बुलावा आ गया कि द इंडियन कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई अब प्रोफेसर MG के मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहले ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया था। मुझे बहुत पसंद आए थे वो। अगले ही दिन मुझे खबर मिली कि मैं चुन लिया गया। मुझे इन कॉस्पर्ट में रॉकेट इंजीनियरिंग की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 यानी कि 1960 के दैरिनिया हिस्से में कई इनकोस्पेयर में ने तुम्बा में एक रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने का फैसला किया था। तुम्बा केरला के त्रिवेंद्रम से परे दूर दराज के एक उगते से गांव का नाम था। हिंदुस्तान में ये मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तिदा थी, हल्की सी शुरुआत थी। इसके फ़ौरन बाद ही मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका भेज दिया गया नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकाल करके रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे और मुझे उसी मस्जिद में लेकर जा कर के शुक्राने की नमाज अदा की मेरे बाबा ने। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की थी। बाद में गोडार्ड फ्लाइट स्पेस सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशन अमेरिकन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन की इस जुल्म से बनाया कर सकता हूँ। जिन बातों की तकलीफ़ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर है वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की जूनियर और सबऑर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हद के समझते हैं। कोई शख्स अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहे। उसूल और पाबंदी और सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बहुत बड़ी महीन है, बड़ी बारीक है। उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा फ़ौरन बाद ही हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था। वाइका हुआ था उस टाइम पे 21 नवंबर सन 1963 में। वो साउंडी रॉकेट था, नाम नाइकी अपाची था। नाइकी अपाची की कामयाबी के बाद में प्रोफेसर साराभाई ने अपने आरजू, अपने ख्वाब जाहिर का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना, हिंदुस्तानी रॉकेट का सपना 20वीं सदी का ख्वाब एक तरीके से 18वीं सदी का ख्वाब ही कहलाता था, जो कि टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फ़ौज में 27 ब्रिगेड थे, जो कि कुस्सुन कहलाते थे और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहता था और जुक्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेज़ों ने 700 रॉकेट और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए थे। 1799 में तिरुनेलवेली की जंग के बाद में वो रॉकेट विलियम्स कॉन्ग्री ने इंग्लैंड भिजवा दी जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंस जुबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत से वो रॉकेटरी का ख्वाब फिर से एक बार हिंदुस्तान में जिंदा हो गया। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर में ले ली थी। बहुत से तंग नज़र लोगों को एतराज़ था कि इस बात पे कि उस मुल्क में जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहाँ इन स्पेस उड़ाना एक ख्याली तकलीफ को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और साराभाई ने किसी तरह का मुबारता नहीं दिया। उनके नज़रिए बिल्कुल साफ थी कि अगर दुनिया के मुल्कों में, दुनिया के मकसदों में कोई हिस्सा लेना है, कोई शिराकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी और सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहरा करना बिल्कुल भी नहीं है। सहज पके सो मीठा होए। तुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके और कामयाब हुए, एक रोहिणी और दूसरा मोनिका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा।
एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन भी एस नारायण और मेरा तारुफ कराया गया उनके साथ, जो एयर हेडक्वार्टर से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रैट तैयार करने का इरादा किया, जो रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ, जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद सॉफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट अपना खुद का तैयार कर रहा है और मैं उस पर प्रोजेक्ट का मुख्तार हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैं कई तरह की जज्बातों से भर गया था। खुश भी था, शुक्रगुजार भी था, खुशकिस्मत भी था और एक एहसास हुआ, तकमील हुआ फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये शहर बहुत याद आई। हर दिन के लिए हमेशा रेडी रहो, तैयार रहो। हर दिन को एक तरह में लो, जब वो ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए 2 अहम वाक़या हुआ मेरे साथ। पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 सालाना प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रूमानी मैनिफेस्टो था, जैसे कि स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रोमानी नस्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाक़या हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली सैटेलाइट लॉन्च होने का नामो नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को तालीम देने के लिए कुछ और साथी का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया उस टाइम पे। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंप ली थी कि लॉन्च की 4थी स्टेज मैं ही डिसाइड करूँगा, मैं ही सोचूंगा, मैं ही प्लान करूँगा। ये मामूल था मेरा, अलग थी मेरी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद में मैं जा कर के प्रोफेसर साराभाई को पूरी तस्वीर, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसे ही एक मीटिंग के बाद में 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई तुम्बा में एसएलएन का मुआयना करने गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के रौन से मैंने उन्हें फ़ोन किया, पैनल मीटिंग की तफसीर बताई और प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार करूं। तो मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा ही था। जब मैं त्रिवेंद्रम में पहुंचा था, एयरपोर्ट में पहुंचा, तो फिजा में एक मातम सा छाया हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका इंतकाल हो गया था। मैं थर्रा के रह गया क्योंकि वो मेरे लिए बहुत क्लोज थे। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा सदमा था, जिसके बारे में कोई समझ ही नहीं सकता। प्रोफेसर साराभाई मेरी नज़र में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किया और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए हैं। प्रोफेसर साराभाई हम सब के लिए वो एक जीती जाती मिसाल देख करके गए हैं, एक सबूत देख करके गए कि अपने सपनों के लिए कैसे जिया जाए। कुछ अरसा प्रोफेसर एम.जी. ने मेनन के स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिल आखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्शन बड़े पैमाने पर एक स्पेस सेंटर का विक्रम ASS के सतीश धवन को इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी। तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर एक स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था, उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटीरियलिस्ट डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए।
कोई भी शख्स अपनी ज़िम्मेदारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख़ हो, यानी कि मोतबर हो और अपने फ़ैसलों के लिए उसे सही हद तक आज़ादी हो। शायद निजी ज़िंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है। आज़ादी और ज़िम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तस्कीन हो, खुशी का बाइशा हो सकती है। और ज़ाती आज़ादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीज़ कर सकता हूँ जो मैंने इख्तियार किए थे। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा करामती हथियार है, बहुत काम आती है। इल्म जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आज़ादी के हकदार होंगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता हमसे। इनकी रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए ज़रूरी है कि दिन का काम जब ख़त्म हो आप पिछले काम का जायज़ा लो, अगले दिन की काम की तैयारी करो। दूसरा तरीका ये है कि अपने काम को अपना फ़क्र समझो, गर्व समझो। और ज़रूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। हमें अपने आप को जो करो उस पर यकीन रखो, या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना कोई दूसरों में ईमान का शिकार मत बनो, दूसरों के डिसीजन पे मत चलो। फिर एसएलवी प्रोजेक्ट में पहले 3 साल में साइंस की बहुत से नए इख्तियार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़र्क समझ आने लगा। रिसर्च और डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा, डिफरेंस पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, नॉर्मल है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। जब गलती होगी तभी आगे बढ़ेंगे। किसी भी तकलीफ़ की तरह एसएलवी की तकलीफ़ भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज़ जब मैं और मेरी तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरीके से डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और मेरे हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर के रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ मेरे साथ। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने चौगिदे का एहसास हुआ तो मैंने महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया हो, क्योंकि मैं उनसे बहुत क्लोज था। रात के रात बसों के सफ़र करते हुए मैं अगली सुबह रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को, जो रो रो करके हलकान हो गई थी। मेरी आंखों में सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौट करके बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी थी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल रहा उस बात का, उस गम का। सब बेमानी लगता था दुनिया। प्रोफेसर धवन देर तक हौसला देते थे मुझे, कहते थे कि एसएलवी पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते जाएगी जब मैं काम में व्यस्त रहूँगा। तो एक बार 1976 में मेरे अब्बा जैनुलाब्दीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियाँ छोड़ करके गए थे वो। पीछे और एक पड़पोता भी था। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत हो गई थी, पर कोई बड़ा मातम नहीं हुआ उस टाइम पे, क्योंकि उनकी उम्र 102 हुआ था। झंडा नहीं उतारा गया, ना अखबारों में हाशिए दिए गए, ना सियासत नाम थे, ना वो विद्वान कोई, तो ना कोई बड़े सरमाएदार थे। एक सीधे साधे इंसान थे, फरिश्ता सिफत, और हर एक उस बात की वजह थे जो दनाई और पारसाइत की राह दिखाती थी। मैं बहुत देर तक अपनी माँ के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसके रूंधे गले से उन्होंने मुझे दुआएं दी मेरी अम्मा ने। एसएलवी 3 अपाचे रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फ़ौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी माँ की मौत की खबर पहुँची मुझ तक। एक के बाद एक पूरी 3 मौत हो गई मेरे घर पे। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की ज़रूरत थी और
फीसदी लगन के काम करने 100% लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती थी मुझे। मुकलमती और पूरी लगन के साथ में मैं SLV 3 का ख्वाब 1969 के दरमियान में जाकर के पूरा हुआ। हमने SLV 3 की परवाज का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया था। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर के 7:58 में बड़ी कजादाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में चला गया। हम दमखुद रह गए, हम अचंभा रह गए। सांस रुकी बैठी हुई थी उस टाइम पे जब रॉकेट उड़ रहा था, पहला स्टेज क्रॉस कर रहा था। हमारे वर्षों का ख्वाब आसमान की तरफ सफ़र कर रहा था उस टाइम पे। अचानक से खामोशी, हमारे ख्वाब में एक दरार आ गई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। फिर 317 सेकंड बाद परवाज़ टूट गई मेरी मेहनत और उम्मीदें। चौथी स्टेज को साथ लेकर के तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुंदर में जाकर के गिर गया। इस हादसे से हम सबको सदमा पहुंचा। मैं गमो गुस्से से भर करके रह गया था। बहुत गुस्सा आ रहा था, निचुड़ गया था बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर भी और जेहानी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंखें खुली जब जाकर के। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब था। डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश मेरे सिरहाने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने मुझे छू लिया। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं था, ये समझ गया। हर शख्स तकनीकी जमात फरीकी और बहस मुबाहिसे के बाद मुतमिन हो चुका था। मैं संतुष्ट भी हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया। मैं मुसल्सल और बेचैन रहा। मैं बेसाख्त खड़ा हो गया और एतराफ़ किया प्रोफेसर धवन के सामने। सर, मेरे साथियों की नाकामियों की वजह दरियाफ्त हो जाने की वजह से इम्तिहान हो गया, लेकिन मैं उसे काफ़ी नहीं समझता था। इस मिशन में के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेदारी ही समझता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही डायरेक्टर था। SLV 3 की नाकामयाबी की जिम्मेदारी मेरी ही थी। ये ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक दूसरे साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने के लिए 40 साल गुजर गए थे जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में, जब कैम्ब्रिज पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज़ मिल गया। अपनी सैटल लॉन्च व्हील में से आदमी को चांद पर उतारने से पहले उनकी सारी नाकामयाबी से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, क्योंकि जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और ज़िंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, क्योंकि चढ़ानों पर ही हमें सबक मिलता है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा चोटी की तरफ में बढ़ने के लिए। SLV 3 की उड़ान में 30 घंटे पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। ज़्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की याद दिलाई कि किस तरीके से रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समुद्र में जा कर के गिरा था। क्योंकि लोग जब हम सक्सेसफुल नहीं होते तभी बात करते हैं। कुछ लोग ने तो उसे देश की दूसरी खामियां का जिक्र करते हुए भी SLV 3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाली है। मुख्तसर ये है कि सारे देश की नज़र हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा।
मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर में रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ, एक ज़रूरी खबर सुनने के तैयार रहो। चौथी स्टेज की कामयाबी के साथ में रोहिणी सैटेलाइट को लेकर के अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया। जब मैं ये अनाउंस किया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया था और नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई थी। हिंदुस्तान उस चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास में सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारे कौम का एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ था। हमारे इतिहास का एक नया वाक़ खुल गया था, एक नया चैप्टर खुल गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और उससे ज़्यादा हिंदुस्तान से साइंसदान खुश थे। ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी, अपने स्वदेश की थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से, मेरे अंदर में मिक्स्ड इमोशन था। मिले जुले जज्बात से मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में मैं था वो हम आखिर में उसमें कामयाब ही हो गए। लेकिन उदास था। जिन लोगों की बदौलत मैं यहाँ पहुँचा वो लोग मेरे साथ नहीं है अभी। वो इस खुशी को सुन नहीं सकते। मेरे अब्बा, मेरी बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई, ये लोगों की बहुत अहमियत रही है मेरे इस प्रोजेक्ट में। तो SLV 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फ़ोन आया एक दिन और दिल्ली बुला लिया मुझे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कि कपड़ों को लेकर के। हमेशा से ही मैं बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूँ और पाँव में चप्पल या फिर स्लीपर्स कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था मेरे लिए तो नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफ़ी है तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करने के लिए। रिपब्लिक डे 1981 में मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आई कि मुझे अब पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से भर दिया था। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही लेकर के गई। मैं रामेश्वरम में पहुंच गया। माँ के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहला करके और मेरा दोस्त, मेरा रफ़ीफ़ जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों को मेरा इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। बक्सी लक्ष्मी शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलील दे करके दुआ पढ़ी। और प्रोफेसर सारा भाई को देखा मैंने। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फ़ख्र था और जो पौधा वो लगा करके गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था वो, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रही थी। 1 जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेदारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमन ने जब मशविरा दिया कि बजाय दर्जा मिसाइल तैयार करने में हमें मुकल्लम अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया और देखते देखते वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल बन गया जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक में पहुँचे। हर एक प्रोजेक्ट के नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस का सबूत था। हमें बहुत सफलता मिल रही थी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टेक्निकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया गया। एंटी टैंक मिसाइल के प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीन ख्वाब रेक्स को यानी कि री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताजुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं।
हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे। जब डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश की मौत की खबर आई, मेरे लिए तो वो एक और सदमा था। पहले एसएलवी की नाकामयाबी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढाढ़स दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज़्यादा गमगीन हो गया था। मुझे बहुत आंसू हो गया था। प्रोफेसर साराभाई अगर वीएसएससी के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो प्रोफेसर ब्रह्मा प्रकाश उसमें आमिल थे, एग्जीक्यूटर्स थे उस प्रोजेक्ट में। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नम्र कर दिया था और मैंने अपनी तुंज मिजाजी पर काफ़ी काबू पा लिया था उनकी वजह से। उनकी हलीम सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को भी इज्जत देना उनकी आदत में शामिल था, जो उन्होंने हमें सिखाया। उनके बर्ताव और सलूक में ये बात नज़र आती थी कि कोई शख्स में खामियों से खाली नहीं है। यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी, वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमज़ोर शिशु के अंदर में अपने बच्चों सी मासूमियत थी। मुझे हमेशा वो साइंसदानों में संत नज़र आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था, यानी कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे। जब हम 1988 में दाखिल हुए, ये बात है 25 फरवरी 1988, सुबह के टाइम 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज़ वाकिफ हुई। उस टाइम पे हमारे मुल्क में हुए ऐतिहासिक मौका था वो। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाले तमाम किस्म के मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल भी था। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस में मुल्कों, उनके बगल के मुल्कों, आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया था। मगरबी यानी कि वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुए, फिर गुस्से का इजहार किया उन्होंने, पर पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज़ बाहर के मुल्कों से ना खरीद सके जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो जाने वाली है या काम आ सकती है। मिसाइल की ईजाद ने हिंदुस्तानी के वो खुद की मुख्तदी से दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया था। अग्नि की टीम में 580 से ज़्यादा साइंटिस्ट शामिल थे। अग्नि की परवाज़ 20 अप्रैल 1999 तय की गई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, रेडी हो चुका था, और फिर हिफाजत के लिए फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गाँव को खाली करा दिया जा गए। अखबार और मीडिया में इस बार को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नज़रें हम पर टिक गई थी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी थी और किसी तरीके से हमें पीछे हटने दिया ही नहीं। सरकार ने परवाज़ से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा कर दिया था। किसी एक पुर्जे में कोई खामी दिख गई थी कंप्यूटर को, वो फ़ौरन ठीक कर दी गई थी, लेकिन उसी वक्त डाउन रे स्टेशन में रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड में कई रुकावटें सामने आ गई थी हमारे सामने। अब परवाज़ मुलतवी कर दी गई। उस टाइम पे अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली थी, उन्होंने खबरें छापनी स्टार्ट कर दी थी। हर बयान ने अपने अपने तरह की वजूहात निकाल दी। कार्टूनिस्ट सुधीर लाल ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून ने दिखाया कि साइंसदान कह रहा है कि सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। यानी वो लोग अपनी तरह से जितना हो सके गिरा रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक कार्टून में एक नेता रिपोर्टर्स को समझा रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ी अमन पसंद अहिंसा की मिसाइल है जिससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज़ दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर, और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज़ के लिए।
मगर फिर वही हुआ। दूसरे टाइम भी 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा दे दिया। पता चला कि एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है, हमारे मिसाइल का, हमारे अग्नि का। परवाज़ फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंस तजुर्बे में होना आम बात थी, क्योंकि ये होता ही है। गैर मुल्कों में भी बहुत बार ये होता ही है। लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। सबकी निगाहें हम पर थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा, जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है। 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो फिर पक्का घर बनवा लूँगा। अमूल बटर ने अपने होर्डिंग में लिखा था, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की ज़रूरत है। अग्नि की मरम्मत का कामकाज जारी रहा। उन सब के बावजूद सबके आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि के परवाज़ के लिए तय की गई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम जर्नल ने एक सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर के सी पत्न के साथ चलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी उस टाइम पे। हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज करके खुद की अजबल का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज़ कामयाब होगी कि नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ी और हमसे पूछा कि कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? ये उन्होंने मुझसे पूछा। मैं क्या चाहता था उस टाइम पे? क्या था जो नहीं था मेरे पास में? सब कुछ था। अपनी खुशी को इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए था? और अचानक मुझे जवाब मिल गया था। हम 1 लाख पेड़ों के कोपले लगाएंगे, मैंने कहा, और उनके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई मेरी ये बातें सुन करके। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो? वो बोले मुझसे। कल यही होगा, उन्होंने पेशन गोई से बोला। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे अपने टेक्स्ट बुक याद कर ली है, कि जैसे सबक याद कर लिया हो कि हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद में एक खूबसूरत सुबह नया खुली है। हम 5 साल के मुशक्क़त के बाद में हम इस लॉन्च पैड पे पहुंच गए थे, जिसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी कोशिशें और इम्तिहान खड़ी थी। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह की दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो हमें करना था। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड, जिसमें से 600 सेकंड की वो परवाज़ जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी थी। बरसों की मेहनत को कामयाब का तिलक लगा दिया था उस लॉन्च ने। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नज़र से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, ना शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तान के दिल में जल रही है। इसे सिर्फ एक मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का एक सुनहरी तिलक है, जिसे हर हिंदुस्तान इसे समझना चाहेगा, जो इनकी आगे मुकद्दर साबित होगी। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने अग्नि व मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई थी। रहन सहन अभी भी मेरा वैसा ही था जैसा पहले था 10 साल पहले। 10 बाय 12 का एक कमरा में से भरा हुआ और कुछ ज़रूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था मैंने। फ़र्क इतना ही था कि तब ये कमरा त्रिवेंद्रम में था और अब हैदराबाद में था। वेटर मेरा नाश्ता लेकर के आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोशी मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हम वतनों की इस नवाजिश से झलक गया।
मैं जानता हूँ कि बहुत से साइंटिस्ट ने साइंसदान और इंजीनियरिंग मौका मिलते ही वतन छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं, ज़्यादा रुपया कमाने के लिए, ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए, ज़्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, इज्जत और मोहब्बत क्या कमा सकते हैं वो वहाँ पे उस देश पे जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 की जो 60 साल का हो गया मैं उस टाइम पे, मुझे अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन था जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातों कमलबंद कर लूँ जो दूसरे के काम आ सके। एक तरह से अपनी उम्री लिखूँ, अपनी जीवनी लिखूँ। मेरे ख़्याल से मेरे वतन के नौजवानों की उनको एक साफ नज़रिए मिले और एक दिशा मिले जो उनको ज़रूरत है। तभी ये इरादा कि मैं उन तमाम लोगों का ज़िक्र करूं जिनके बदौलत मैं ये बन सका हूँ जो मैं अभी हूँ। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम लूँ, बल्कि ये कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़िंदगी का पार्ट है और तकलीफ़ें, कामयाबी ये सच्चाई है जिसे हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है। जैसे कहा है किसी ने कि खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें ही मिलेगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, या खुशी है तो गम नहीं होगा, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं कि मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बने, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनामी सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर किसी छोटे हिस्से से तकल्लु रखता है, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए, उसे करने का जज्बा मिल जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे मजबूरी समझते हैं वो लोग, वो मजबूरी ना लगे उन्हें यकीन रहे कि वो जहाँ भी है खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तान के दिल में जलती हुई लौ को एक पर लग जाए और उस लौ की परवाज़ से सारा आसमां रोशन हो जाए। तो ये थी विंग्स ऑफ फायर की बायोग्राफी, जिसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी ने लिखा है। अगर आपको इस ऑडियो बुक समरी पे कोई सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। एज ए चैनल न्यू है तो इसमें सजेशंस की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।